चलो तो शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, और इसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी लॉट मेनी प्रिंसिपल्स। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, और इट हैज केम इनटू फोर्स ऑन द 1st of September 1872। तो बेसिकली जब मैं कहता हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था। दैट मीन्स इट केम मच बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस मिलने के पहले इट केम मच बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ना, ये इंग्लिश एक्ट है, राइट। ये इंग्लिश एक्ट है जिसको हमने अडॉप्ट किया, जिसको हमने एक्सेप्ट किया, बिकॉज 1872 में जब ये आया तो उस वक्त हमारा देश जो है वो ब्रिटिश के अंडर में था, और इसके जितने सारे प्रोविजंस है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोविजंस दैट वी हैव एक्सेप्टेड। और उस प्रोविजंस के साथ में ये आगे बढ़ा, और बाद में इसमें थोड़े से चेंजेस हमने किए। हालांकि मैंने सारी बातें इस पहले स्लाइड में लिखी नहीं है। जैसे आप जब कॉलेज में जाओगे, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930, तो वो बाद में जाके इस पार्ट में से अलग हो गया। फिर पार्टनरशिप एक्ट है, तो वो भी इसमें से अलग हो गया। ये दोनों को हटाने के बाद अभी हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स बचते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स बचते हैं, और लॉ ऑफ स्पेशल रिलीफ बचते हैं। दीज आर द 3 different aspects on which we are going to put up our studies. Moreover, when you go for the exams, the first part, that is from section 1 to section 75, we talk about the general principles. ये हमारे एग्जाम्स का पार्ट बनता है। और सेकेंड वाला जो पार्ट है जिसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडेमनिटी, ठीक है, गारंटी, एलमेंट, प्लेज, ये सारी बातें हम उस पर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट एंड बिगिन दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्शन। देखो बेसिकली ना, इसके अंदर जाने से पहले आई वुड लाइक टू मेक दिस पर्टिकुलर वर्ड्स, दैट इज अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल, टू बी क्लियर। ये तीनों को मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो, आप में से सभी को प्रपोजल का वोकेबलरी, प्रपोजल की मीनिंग पता है, ये प्रपोजल होता क्या है आपको सबको पता है। लेकिन यहां पर जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास और भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो उन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा लगेगा कि सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो एक जैसे ही है, देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब दोनों तो सेम ही सेम है, पर ऐसा नहीं है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से ये स्टार्ट करता हूं। मैंने अविरल को ये बोला कि यदि तुम इस बार फ्लैट 2020 में पेपर देने के बाद तुम्हारी रैंक यदि 400 के अंदर आती है, ठीक है ना, तुम्हारी रैंक यदि 400 के अंदर आती है, तो मैं तुमको एक मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा। I'll give to you a Mercedes if in 2020 you write CLAT examination and your rank would be somewhere under 400. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ये बात किस इंटेंशन से कही, और ये इंटेंशन को मैं ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करना चाहता हूं। इस इंटेंशन को मैं ऑब्जेक्टिवली जानना चाहता हूं। क्या ये इंटेंशन आपने सोशल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए बोला है कि सर अविरल एक ऐसी लड़की जो पढ़ती नहीं है, आप उसको बूस्ट करना चाहते थे, आप उसको बूस्ट करना चाहते थे कि नहीं अविरल पढ़ेगी तो पास हो जाएगी, फ्लैट का एग्जाम निकल जाएगा, नेशनल लॉ स्कूल में चली जाएगी एंड ऑल दैट। यदि आपका यहां पर इंटेंशन एक सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करना था, बट यू नेवर वांटेड टू एनफोर्स दैट योर प्रॉमिस इज गोइंग टू बी स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आपने क्या इंटेंशन से बोला था? सिर्फ यदि आपने सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए स्टेटमेंट बोला था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं करेगा, क्योंकि आप मुकर जाएंगे कि सर ये बच्ची पढ़ते नहीं है तो मैंने इसको बूस्ट करने के लिए ऐसे बोल दिया था, मुझे क्या पता ये इतना सीरियसली ले लेगी। करेक्ट है ना?
लेकिन यदि मैं खुद कहता हूँ कि नहीं, मैंने ये स्टेटमेंट सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए नहीं बोला, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट एंड आई वॉन्ट अविरल टू टेक दिस स्टेटमेंट वेरी सीरियसली. I really want to give her a Mercedes car if she is going to get a rank under 400. Now look at this, the intention of mine. Here the intention of mine is to create a legal consequences in the statement. मैं चाहता हूं कि मैं इस स्टेटमेंट में कानूनी तौर पे बाइंड हो जाऊं. So if that is what I mean, then yes, it is a contract, right? So sometimes the intention does matter a lot to define whether an agreement is going to become a contract or not. So you must understand that all the agreements where there is no legal binding, where there is no enforceability, then that agreement cannot become a contract. लेकिन उस एग्रीमेंट में यदि एनफोर्सिबिलिटी है, यदि उस एग्रीमेंट में एक लीगल बाइंडिंग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ओके, अब ये सर लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या है? बेसिकली जब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 10 में हम लीगल एनफोर्सिबिलिटी को पढ़ते हैं कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो एनफोर्स कब होगा, उसमें कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स का प्रेजेंस होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन से दैट दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट. तो व्हाट आर दोज बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स जिसके बगैर कभी भी कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता, राइट? तो वो जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो एनफोर्सेबिलिटी को क्रिएट करते हैं. तो आप कहते हो कि सर ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है यदि आपके एग्रीमेंट के अंदर ये होगा तो ये अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा. तो वो जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको हम सेक्शन 10 में जाकर पढ़ेंगे इन द टाइम टू कम. बट बिफोर दैट यू जस्ट नीड टू गो फॉर ए वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल द एग्रीमेंट्स विच कैन बी एनफोर्स्ड in the court of law are called as contract. That's the most simplest definition ever you could understand. हर वो एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सिबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट है. एनफोर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोर्ट उसको लागू करने के लिए तैयार है, कोर्ट उसमें सुनवाई करने के लिए तैयार है, कोर्ट उसको मानती है, कोर्ट उसको फोर्सफुली लागू करवा सकती है. व्हाट आई मीन बाय दैट, मान लो मैंने बोला अविरल को कि मेरे पास एक लैपटॉप है और ये लैपटॉप नया है एकदम, लेकिन उसमें ना पिंक कलर है, उसका जो कलर है वो पिंक है और मेरे को सूट नहीं कर रहा है. तो मैं इसको, हालांकि मैंने इसको 50,000 रुपये में खरीदा था, पर मैं आपको 30,000 रुपये में देना चाह रहा हूँ, तुम इसको लोगे? अविरल कहती है कि हाँ सर मैं लूंगी इसको. अविरल ने 30,000 रुपये मेरे को दे दिया. ओके, जब मैंने अविरल को ये बोला आई हैव ए पिंक कलर्ड लैपटॉप विच आई परचेस्ड वर्थ ₹50,000, बट राइट नाउ आई डोंट लाइक इट, सो आई वांट टू गिव इट टू यू एट 30,000 रुपीज, वुड यू लाइक टू टेक इट? मेरा ये प्रपोजल था और अविरल ने कहा हाँ सर मैं लेने के लिए तैयार हूं, ये लीजिए 30,000. मैंने वो 30,000 रुपये ले लिए, लेकिन अविरल को मैंने वो लैपटॉप नहीं दिया. बाद में मुझे लगा कि नहीं यार 30,000 रुपये बहुत कम है, लैपटॉप नहीं दूंगा, और मैंने 30,000 रुपये भी वापस नहीं किए, मैंने खर्च कर दिए, मान लो. तो क्या अविरल कोर्ट में जाकर के कैन शी गो टू द कोर्ट एंड टेल दिस प्रॉब्लम, सर वी हैड ए म्यूचुअल प्रॉमिस टू ईच अदर, दिस मैन माई बॉस माई सर माई टीचर प्रॉमिस टू मी दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ए लैपटॉप वर्थ ₹30,000. He said it in a way that I have given him 30,000 rupees, but right now he is not transferring his laptop. अब आप मेरे को बताओ, क्या कोर्ट इस पे सुनवाई करने के लिए तैयार होगी? क्या कोर्ट बोलेगी कि ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं? यू टू पीपल हैव ए म्यूचुअल प्रॉमिस टू ईच अदर, और अल्टीमेटली एक व्यक्ति अपने प्रॉमिस को ब्रीच कर जाता है. तो क्या कोर्ट इसको सुनने को तैयार होगी? यदि कोर्ट सुनने को तैयार होती है, दैट मीन्स कोर्ट इज एबल टू एनफोर्स the law, and the law would help you to get your money back either for the laptop. यदि कोर्ट सुनने के लिए तैयार है, कोर्ट इसको एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए भी तैयार है, then this shows that whatever agreements that we both of us have in between us, that can be converted into a contract. Okay? तो एनफोर्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ यही है, लागू करना. कोर्ट उसको लागू करने के लिए
पावर देती है, कोर्ट हैज द पावर टू मेक इट एनफोर्स. इफ द कोर्ट हैज द पावर टू मेक इट एनफोर्स, then it proves that that particular agreement can be converted into a contract. तो यदि आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, ऑल द एग्रीमेंट्स दैट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. तो हर वो एग्रीमेंट जो एनफोर्स हो सकता है, ठीक है ना, हर वो एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा एनफोर्स हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो नहीं हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो पहले वाला एग्जाम्पल जिसमें मैंने सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए स्टेटमेंट दिया, अविरल यदि तुम पास हो जाओगे तो मैं तुमको मर्सिडीज दूंगा, बट मेरा रिलेशनशिप, मेरा कोई लीगल रिलेशनशिप को बाइंड करने का नहीं था, मेरे यहाँ पर एक सोशल रिलेशनशिप को एग्जिबिट करने का था, और उसके तहत मैंने ये स्टेटमेंट बोल दिया, बट आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट कि मैं ऐसा करूंगा. देयरफॉर दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि यदि ऐसा होने लगा तो न जाने कोर्ट के पास रोज आने जाने कितने सारे केसेस हो जाएंगे. एक बच्चा पहुंच जाएगा, सर भैया ने बोला था कि तू टेस्ट में 10 में से 10 लाएगा तो मैं तेरे को साइकिल ला के दूंगा, तो ये मना कर रहे. सर उसने मेरा पेन ले लिया और बोला कल तेरे को नया पेन दूंगा, तो नहीं दे रहा है. तो ऐसे न जाने कोर्ट के पास कितने सारे केसेस आ जाएंगे, एंड द कोर्ट इज नॉट एबल टू रिजॉल्व ऑल सच प्रॉब्लम्स. So these are those tribal issues which basically exist because sometimes we try to create the social relationship in the society. उसमें हम कोई भी लीगल बाइंडिंग या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना. जो चीज ऐसी है वो कभी एनफोर्स नहीं हो सकती है, और उसमें जितने भी सारे एग्रीमेंट्स है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकते. मैंने चारू मैम को प्रॉमिस किया ऑन दी वैलेंटाइंस डे कि मैं कल तुम्हारे लिए, आज तो भूल गया हूँ, वैलेंटाइंस डे के 2 दिन पहले मैंने प्रॉमिस किया कि वैलेंटाइंस डे के दिन मैं तुमको मैं डायमंड का नेकलेस ला कर, और वैलेंटाइंस डे के दिन मैं डायमंड का नेकलेस नहीं आ पाया. तो क्या चारू मैडम मेरे को सू कर सकती इन द कोर्ट कि वी हैव ए कॉन्ट्रैक्ट, तुमने कहा था कि तुम मुझे डायमंड का एक नेकलेस ला कर दोगे, और मैंने बोला था ठीक है, मैं तुमको बढ़िया शानदार तुम्हारे मनपसंद खाना खिला देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस. नो, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन अस, बट दिस एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि कोर्ट के यार ये तो यार हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है. तो हस्बैंड वाइफ के बीच के मामले में all such things are basically just to create social relationship, just to create the bonding between the husband and wife. So contract has nothing to do here at this point of time. तो यहाँ पर ये एक लीगल बाइंडिंग क्रिएट नहीं करता है, ठीक है. लेकिन हाँ, यदि बिजनेस में होता, बिजनेस में हम कोई स्टेटमेंट ऐसा देते हैं, इफ द इंटेंशन इज टू क्रिएट ए लीगल बाइंडिंग बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है ना, तो डेफिनेटली द कोर्ट इज गोइंग टू एनफोर्स. याद रखिए, कभी भी कोई एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट में तभी बदलता है जब वो एनफोर्स हो सकता है. यदि एनफोर्स नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी, वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता. ओके. अब इसमें एक वर्ड मेरे पास और आया है, दैट यू कैन सी, विच इज नथिंग बट प्रपोजल. प्रपोजल क्या है? व्हाट इज दिस वर्ड कॉल्ड प्रपोजल? ये क्या है? अभी देखो, जैसे मैंने अविरल को बोला था कि मेरे पास एक 50,000 रुपए का लैपटॉप है, उसको मैं आपको 30,000 रुपए में देना चाहता हूं. ओके, क्या तुम मेरा 30,000 रुपए में लैपटॉप लेना चाहोगी? दिस इज ए प्रपोजल. प्रपोजल में मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूं? आई एम एक्सप्रेसिंग माई विलिंगनेस. आई एम एक्सप्रेसिंग माई विलिंगनेस टू गिव माई लैपटॉप टू अविरल, एंड आई एम ट्राइंग टू टेक हर एसेंट. मैं अपने प्रपोजल में अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैं ये काम करना चाहता हूं आपके लिए. आई वॉन्टेड टू डू दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर यू. व्हाट इज दैट एक्ट? आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई लैपटॉप टू यू एट द कॉस्ट ऑफ ₹30,000 which I initially purchased for ₹50,000. This is the act that I want to do for Aviral. That means this proposal already has a promise in it कि मैं आपके लिए करना चाहता हूं, मैंने अपना कंसिडरेशन दे दिया है. ओके. अब ये अविरल के ऊपर है कि अविरल इसमें क्या एसेंट देती है या नहीं देती है. यदि अविरल अपना एसेंट देती है, यस मैं आपसे ये लैपटॉप 30,000 रुपीज में लेना चाहती हूं, तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है. तो जैसे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, अविरल ने इस बात को हाँ बोल के एक्सेप्ट कर दिया,
अविरल ने जैसे ही हाँ बोल दिया तो मेरा इंटरेस्ट क्या था, 30,000 रुपीज। मेरे को अविरल से 30,000 रुपए मिलना चाहिए था। अविरल से जो मेरे 30,000 रुपए हैं मिलने वाले हैं, वो मेरा कंसिडरेशन है, और वो कंसिडरेशन मेरे प्रॉमिस का कॉस्ट है। तो मेरा प्रॉमिस क्या था? मेरा प्रॉमिस था कि मैं अपना 30,000 का लैपटॉप, 50,000 का लैपटॉप 30,000 रुपए में अविरल को दे रहा हूं। ओके, एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू अविरल। एंड व्हाट इज दैट कॉस्ट? It costs 30,000 rupees. So that costs 30,000 rupees, which is acting as my consideration. Okay, when Aviral accepted my proposal, thereby he has declared that you have a consideration. You have a consideration. I have the price of the promise that you have given to me. तो आप जो मेरे को 30,000 का लैपटॉप देना चाह रहे हो, वो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। आपका 30,000 ये रहे बंडल में तैयार। So that 30,000 rupees is my consideration. Sir, Aviral का consideration क्या है? Laptop. Aviral is going to utilize that laptop. She is going to take all the advantage, all the benefits of that laptop. Aviral को उसका मनचाहा पिंक कलर का लैपटॉप मिल गया। मुझे मनचाहा मेरा पैसा तो नहीं मिला, बट मेरे को 30,000 रुपए मिल गए जो मेरे को बहुत सख्त जरूरत है। मुझे मेरा पैसा मिल गया, अविरल को उसका कंसिडरेशन मिल गया। वी हैव ए म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, राइट। तो जब मैंने प्रपोजल पेश किया अविरल को, अविरल ने उसको एक्सेप्ट किया। तो व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, इट हैज बिकम ए प्रॉमिस। When we have a mutual promise for each other, carrying the consideration of each other in that, then that consideration along with the promise is called as an agreement. यदि आप पूछो सर व्हाट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज नथिंग, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस that has the consideration for each other, for each of the parties is called as an agreement. तो प्रॉमिस में जैसे ही आपका कंसिडरेशन ऐड हो जाता है, वो बन जाता है किसमें टर्न हो जाता है, वो बन जाता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जैसे ही एनफोर्स हो जाता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको स्टार्टिंग से देखो क्या होता है। एक व्यक्ति प्रपोजल को प्रपोज करता है, अगला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे वो एक्सेप्ट होता है, प्रपोजल प्रॉमिस में टर्न हो जाता है। जैसे ही प्रपोजल प्रॉमिस में टर्न हो जाता है, then we say that in this particular transaction there is a mutual promise to each other, carrying each other's consideration. When the promise carries consideration for each other, it converts into an agreement, and if the agreement is enforced by the court of law, then it will become a contract according to Indian Contract Act of 1872. I hope that is clear. That is absolutely simple. तो मैं एक डायग्राम बना करके आपको दिखा देता हूं, उस डायग्राम में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप देखो, ये है मिस्टर विश्वजीत दत्ता। ठीक है, मिस्टर विश्वजीत दत्ता, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रपोजल बनाया। ये प्रपोजल बन गया प्रपोजल। अब इस प्रपोजल को विश्वजीत दत्ता ने किसको दिया, अविरल को दिया। और प्रपोजल क्या था कि मेरा लैपटॉप जो 50,000 रुपीज का है, वो मैं 30,000 रुपीज में आपको देना चाहता हूं। ओके, ये प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, एक प्रॉमिस। ये बन गया एक प्रॉमिस। प्रपोजल प्रॉमिस में टर्न हो गया। जैसे ही प्रॉमिस में टर्न हो गया, एक दूसरे की लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी अविरल के लिए और अविरल की लाइबिलिटी मेरे प्रति क्रिएट हो गई। फिर से बोलता हूं, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अविरल की लाइबिलिटी मेरे प्रति, मेरी लाइबिलिटी अविरल के प्रति। ओके, यू कैन ऑल्सो गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस इज नथिंग बट एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड एज ए प्रॉमिस। जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, वो प्रॉमिस में तब्दील हो जाएगा। अब यदि प्रॉमिस में तब्दील हो गया, तो डेफिनेटली जब हमारी बात ऑलरेडी हो गई, 30,000 रुपीज मुझे मिलेंगे और अविरल को उसका लैपटॉप मिलेगा, तो इसमें एक म्यूचुअल कंसिडरेशन मिल गया। और इस म्यूचुअल कंसिडरेशन के साथ वो कन्वर्ट हो गया एग्रीमेंट में।
this has converted into an agreement. ओके और जैसे ये एग्रीमेंट एनफोर्स हो गया, जिस भी स्टेट में हो आप, यदि उस स्टेट में ये एनफोर्स होता है तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, ये स्टार्ट होता है प्रपोजल से और एंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से। अब ये एनफोर्सेबल होने के लिए इसके कुछ कंडीशंस हैं, या आप बोल सकते हो कि सर देयर आर सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। कंडीशंस मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली सेक्शन 2 में डिफाइंड है, उसके साथ ही ये एनफोर्स होता है, और जैसे वो एनफोर्स हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसको हमें पूरी तरह से आगे समझना है। प्रपोजल के अंदर की बातों को समझना है, प्रॉमिस के अंदर की बातों को समझना है, एग्रीमेंट के अंदर जो जो चीजें हो सकती है उनको समझना है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा समझना है। ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन। ठीक है, ये जितनी सारी बातें मैंने की है, ये बातें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लिखा हुआ है। इसके अंदर 10 क्लॉजेस हैं, ये सेक्शन 2 में हमारे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। बेसिकली वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट सर्टेन क्लॉजेस, ठीक है ना, ए से लेकर जे तक, ए से लेकर जे तक ऐसे 10 क्लॉजेस है जो इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में हमें डिस्कस करना। और जो बातें अभी हमने उस डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन में देखा, ऑल दैट आर रिटन इन दिस 10 डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 2, जिसको हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए इन इंटरप्रिटेशन को, इन क्लॉजेस को इंटरप्रेट करना पड़ता है। मतलब जब भी आप बुक में पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए मेरे को 10 छोटे छोटे ऐसे क्लॉजेस है जिनको मुझे इंटरप्रेट करना पड़ता है। और जैसे मैं उन 10 छोटे छोटे क्लॉजेस को इंटरप्रेट कर लूंगा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ऊपर ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके क्लॉजेस को हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्लॉज है वो प्रपोजल कैसे एग्जिबिट करते हैं उसके बारे में। तो व्हाट इट सेज, व्हेन वन पर्सन signifies to another person, when one person signifies to another person his willingness to do an act, when one person signifies to another person his willingness to do an act or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other person to such act or abstinence, then the person is making a proposal. जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, सिग्निफाई करने का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करता अपनी विलिंगनेस दैट ही वांट्स टू डू ए सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट और ही डजंट वांट टू डू ए सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट, देयरबाय ही इज ट्राइंग टू गेट द असेंट ऑफ द अदर पर्सन, then in such a case he is doing nothing but he is putting his proposal, he is putting his offer is similar to that of proposal। इसको प्रपोजल को एक्सप्रेस करना कहते हैं। सेकेंड क्लॉज में आप देखोगे व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, मतलब यदि वो अपने असेंट को कम्युनिकेट कर देता है, देन दैट सिंपली मीन्स दैट द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट हैज बिकम ए प्रॉमिस। तो यदि आपसे कोई कहता है प्रॉमिस हमारे पास कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर बी। प्रॉमिस इज नथिंग बट एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। सेक्शन 3 बोलता है द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड एज ए प्रॉमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल इज कॉल्ड एज ए प्रॉमिसी। तो यहां पर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन को डिफाइन किया है क्लॉज नंबर सी ऑफ सेक्शन 2। आगे बढ़ते, क्लॉज नंबर डी वो ये बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर के डिजायर पर, प्रॉमिसी या कोई व्यक्ति, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। अब देखो यहां पर 3 एक्सप्रेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। मतलब व्हेन एट द डिजायर ऑफ
the promisor, the promisee or any other person has already done an act or abstained from doing, or does an act or abstains from doing, or promises to do it in future or abstains from doing it in future, then such act or abstinence or promise is said to be called as the consideration of the promise. That means if I talk about consideration, it is defined in clause number D of section 2. यहाँ पर 3 चीजों के बारे में हमने बात की, या तो आप काम कर चुके हो, ठीक है, या तो आप काम करोगे, या कब करोगे, फ्यूचर में करोगे, या तो आप फ्यूचर में करोगे, या तो आप काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब या तो आप काम करोगे, या तो आप काम कर रहे हो, या तो आप काम कर चुके हो। यहां पर कमीशन और ओमिशन दोनों एक्सप्रेशंस लिया गया है। जैसे मान लो मेरे घर के सामने रोड बन रहा है, मेन रोड बन रहा है, और जो मेन रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको मैंने बोला कि भाई एक काम करना, तो मेरे घर से ना 2 फीट दूरी छोड़कर अपना रोड बनाना। आई वॉन्ट 2 फीट ऑफ स्पेस फ्रॉम माई फेंसिंग टू द मेन रोड। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी एनक्रोच मत करना। तो मैंने उसको ये काम करने के लिए मना किया। मैं बोला इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं कहा शाम को पार्टी देता हूँ तेरे को और साथ में 500 रुपये और दूंगा। वो तैयार हो गया। तो बेसिकली हम कमीशन और ओमिशन दोनों के लिए ये डिफाइन करते हैं। एब्सटेन मतलब ओमिशन, मतलब मैं आपको रोक रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट यू नॉट टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट। So when I'm obstructing you not to do that particular act is also going to be considered as a consideration for me. मेरे को क्या चाहिए कि आपको काम ना करो और मेरी वो स्पेस बची रहे, कोई इनक्रोच नहीं हो। और आपको क्या चाहिए? आपको आपका पैसा चाहिए, 500 रुपए चाहिए और शाम की पार्टी चाहिए। So you are happy with your consideration, I am happy with my consideration. So when we have mutual consideration for each other, okay, when we have mutual consideration for each other, then that makes sense and we are making a contract. तो यहां पर या तो प्रेजेंट में काम चल रहा है, मैंने प्रेजेंट में कोई काम करने के लिए आपको प्रॉमिस किया है, या तो मैंने ऑलरेडी वो काम कर दिया है आपके लिए, द वर्क हैज एक्चुअली बीन डन, इट इज ऑलरेडी फिनिश्ड, और आई हैव गिवन यू ए प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू डू दैट वर्क इन फ्यूचर। इन तीनों में कंसिडरेशन प्रेजेंट है, या मैं कोई काम आपके लिए नहीं करना चाहता हूं, आपने मना किया करने के लिए और मैंने बोला ठीक है मैं नहीं करूंगा। आपने मना किया था और मैंने नहीं किया। आपने मना किया है कि आगे चल के मेरे लिए तू नहीं करना इस काम को, और मैं सबके लिए तैयार हो गया। तो जो आपको चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं, जो मुझे चाहिए वो आप मेरे को। दैट मीन्स वी हैव ए म्यूचुअल कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और याद रखो कंसिडरेशन इज नथिंग बट इट इज ए काइंड ऑफ प्रॉफिट, इट्स अ वैल्यू दैट द कोर्ट एक्सेप्ट्स, समथिंग दैट द कोर्ट एक्सेप्ट्स। In the eyes of law, it has a value. It could be money, it could be benefits, it could be profit, it could be commission, it could be some kind of enjoyment. Anything could be creating a value, and it can act as a consideration for me. ठीक है ना? जो कानून की नजर में जिसकी वैल्यू है, that is called as consideration. जरूरी नहीं कि सर वो सिर्फ पैसा ही होना चाहिए। मेरा कोई इंटरेस्ट, मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं कि भाई दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं सोता हूं और बाहर प्लेग्राउंड में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है, और इसके लिए मैं सबको 5,000 रुपये महीने का डोनेशन दूंगा क्रिकेट टीम को, जो भी मेरे आसपास है, घर में जो भी मेरे कॉलोनी में क्रिकेट टीम है और इस पर्टिकुलर प्रमाइस में इस पर्टिकुलर ग्राउंड में क्रिकेट खेलता है, उनको मैंने बोला दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप लोग क्रिकेट नहीं खेलना। आई विल डोनेट 5,000 रुपीज टू योर क्रिकेट टीम एवरी मंथ। You agreed. मुझे क्या मिला? The peace of mind. I am able to sleep. What is my consideration? That peace of sleep that I am enjoying. What is your consideration? That 5,000 rupees that you have received from me. तो मुझे मेरा कंसिडरेशन मिला, आपको आपका कंसिडरेशन मिला, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ओके? इसके बाद आती है एनफोर्सेबिलिटी। इट विल गो टू द कोर्ट वेदर इट इज गोइंग टू बी एनफोर्स और नॉट। विल चेक इट आउट। इफ इट इज एनफोर्स्ड दैट मीन्स इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, और यदि वो एनफोर्स नहीं हो पाया दैट मीन्स इट वाज just an agreement, it has ended with an agreement, it was not able to convert into a contract. तो ये जो आपका डी वाला जो क्लॉज है ना, उसमें हम कंसिडरेशन की बात करते हैं, और फिर बाद में यहां पर ई वाले क्लॉज में, दैट मीन्स क्लॉज नंबर ई सेक्शन नंबर 2, दैट इज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ agreement. What it says, every promise or every set of promise having the consideration for each other is called as an agreement.
दोनों का कंसिडरेशन होना चाहिए। कि दोनों का कंसिडरेशन है तो वो प्रॉमिस जिसमें दोनों का कंसिडरेशन है वो एग्रीमेंट हो गया। मेरा प्रॉमिस आपके लिए, आपका प्रॉमिस मेरे लिए, मेरे प्रॉमिस में आपका कंसिडरेशन और आपके प्रॉमिस में मेरा कंसिडरेशन ये ऐसा है तो वो एक अग्रीमेंट है। नेक्स्ट, promises which forms the consideration or part of the consideration for each other are called as reciprocal promise। देखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इनफैक्ट हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मीन्स प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस। मैं आपके लिए कोई काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे लिए कोई काम करने के लिए, ठीक है ना, देन दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी यदि है देन दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अग्रीमेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। An agreement not enforceable by law is said to be a void agreement। अग्रीमेंट तक गया लेकिन वो एनफोर्स नहीं हो पाया, भाई एनफोर्स नहीं बन पाया, एनफोर्स नहीं हो पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? कॉन्ट्रैक्ट तो वो तभी बनेगा जब वो एनफोर्स होगा। जब वो एनफोर्स हुआ ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो कह रहा है कि हर वो एग्रीमेंट जो एनफोर्स नहीं हो सकता इट इज वॉइड। वॉइड मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोर्ट की नजर में कोई वैल्यू नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, मतलब मैं उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकता। आई एम नॉट एबल टू प्लीड दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एज सिंपल एज दैट। तो हर वो एग्रीमेंट जो एनफोर्स नहीं हो सकता इट इज ए वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है वो, लेकिन उसको ना तुम देखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है इट इज वॉइड, उसमें ये नहीं लिखा कि इट इज वॉइड एग्रीमेंट। कई बार एग्रीमेंट है, कई बार एग्रीमेंट ही नहीं बनता है। मतलब मैं आपको बोलूं कि अविरल को बोलूं कि अविरल तुम ना देवयानी को मर्डर कर दो और मेरे से 2 लाख रुपए ले लो। अब बोलोगे सर ये एग्रीमेंट हो रहा है पर ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं होगा। सर कोर्ट में एनफोर्स नहीं होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एग्री कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता तो क्या एग्रीमेंट बना सकते? क्या हम ऐसा एग्रीमेंट कर सकते? ये एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते हम। दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये क्या है, दिस इज ए प्रोहिबिटेड एक्ट, और प्रोहिबिटेड एक्ट के लिए आप कभी भी एग्री नहीं कर सकते। यू हैव नॉट, यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एग्री फॉर ए प्रोहिबिटेड एक्ट। व्हाट इज ए प्रोहिबिटेड एक्ट? आईपीसी में आप पढ़ चुके हो। तो यदि आप कहते हैं कि सर मेरे को ना आप 2 लाख रुपए दोगे तो मैं देवयानी को मर्डर कर दूंगी, इट इज नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे कि सर एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट भी नहीं बना भाई। क्यों नहीं बना सर? सर आपने कहा एग्रीमेंट तब होगा जब म्यूचुअल प्रोमिसेस होंगे। आपने एक प्रपोजल किया, मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और यदि म्यूचुअल कंसिडरेशन प्रेजेंट है तो एग्रीमेंट है। बट इफ द एग्रीमेंट डज नॉट सस्टेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लॉज इन द स्टेट विच आर वर्किंग, तब वो एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता है। पर कुछ एग्रीमेंट बन सकते हैं। देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स विच आर पॉसिबल। जैसे कि आपने अपने ब्रदर के साथ एग्री किया कि तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे तो मैं तुमको 10 रुपए दूंगा, एग्रीमेंट हो सकता, नो प्रॉब्लम। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता बिकॉज यू नेवर वांटेड टू एनफोर्स दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है ना ऐसे लिखा है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एन एग्रीमेंट विच इज सेड टू बी, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो कई बार ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। जैसे रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैं अविरल को बोलूँ कि तुमको इसी लड़के से शादी करना है, तो मैं ये कर नहीं सकता उसको। जबरदस्ती उसकी शादी में किसी के साथ नहीं करा सकता। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में ये लागू नहीं हो सकता। इन दैट केस द एग्रीमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वॉइड एग्रीमेंट। आगे पढ़ेंगे। लेकिन वो एग्रीमेंट जो एनफोर्स हो गया दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो हर वो एग्रीमेंट जो आगे चल के एनफोर्स हो सकता है कोर्ट में दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। हर वो एग्रीमेंट जो आगे चल के कोर्ट में एक्सप्रेस हो सकता है, कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है, कोर्ट उसको लागू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे दो हमारे पास क्लॉजेस हो रहे हैं, उसको आप देख लो। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और द अदर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी और द अदर पर्सन, देन दैट कुड बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कोर्ट में वो एनफोर्स भी हो सकता है, बट उसके अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज थी जो एक को पता थी और उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगले वाले व्यक्ति को पता होगी और यदि उसको दिक्कत होगी
तो वो ये कह सकता है कोर्ट में कि सर ये तो वॉइडेबल है, आप इसको वॉइड करा दीजिए क्योंकि मेरे को ये शर्त मंजूर नहीं है, राइट. सो आई डू नॉट गिव माई असेंट टू दिस पर्टिकुलर क्लॉज, आई डू नॉट एक्सेप्ट. तो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट तो बन सकता है, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर, एक पार्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे पार्टी को दिक्कत है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनते बनते रह सकता है. कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है पर बना नहीं, बनते बनते रह गया. दूसरा कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो वॉइड हो गया. ए कॉन्ट्रैक्ट विच स्टॉप्स टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट स्टॉप्स टू बी इन्फोर्सेबल. मतलब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वी ऑलरेडी हैव ए कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद देवयानी को मैंने कहा कि आई वॉन्ट एनिमल लेदर इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर गुड क्वालिटी शू. और देवयानी ने कहा ठीक है सर, आई विल प्रोवाइड यू एनिमल लेदर, वी हैव अवर बिजनेस इनटू दैट ओनली. और हमारे देश में एनिमल लेदर से शूज बनना, ना बेल्ट बनना, पर्सेस बनना इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, एप्लीकेबल है. कुछ समय के बाद देश में कानून में कोई चेंज आया. वी हैव ए डिफरेंट लॉ दैट हैज कम इनटू प्ले एंड इट सेज दैट एनिमल लेदर इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. पहले हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, वो मेरे को एनिमल लेदर सप्लाई करती थी, आई यूज्ड टू मैन्युफैक्चर शूज, गुड्स एंड ऑल दैट, अगेंस्ट विच आई वाज पेइंग लॉट ऑफ मनी टू हर. एंड इन द मीन टाइम सब्सिक्वेंटली देश में कोई नया कानून आया और उस कानून ने कहा भाई जो एनिमल लेदर है वो हमारे देश में अब बंद होना चाहिए, उसको कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया. जैसे ही प्रोहिबिट कर दिया गया, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी वक्त हम दोनों के बीच में, मेरे और देवयानी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड हैज चेंज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट is no value in the court of law. That means if we have any dispute in that, यदि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आगे काम करता चला गया और देवयानी मेरे को माल सप्लाई करते चले गए और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ हम दोनों में डिस्प्यूट हो गया, देयर इज सम ब्रीच ऑफ लॉ इन द कॉन्ट्रैक्ट मान लो, और हम कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट बोले भैया इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है, देश का कानून बदल गया, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आपको पता नहीं है क्या. मैंने कहा साहब आप देख तो लीजिए इसमें प्लीज. बोले क्या देखेंगे, कानून ही नहीं है. जब देश में कानून नहीं है तो हम देखेंगे क्या, क्योंकि जुडिशियरी को डिसीजन देने में, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए. तो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो मैं आपको सोल्यूशन कहां से दूंगा. दैट मीन्स द कोर्ट इज नॉट एबल टू एनफोर्स दैट एंड एज ए रिजल्ट दिस इज नॉट पॉसिबल. So therefore in that case those contracts are going to be void contract. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट voidable कब होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है लेकिन बन नहीं पाया. और कॉन्ट्रैक्ट void कब होता है, ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट है प्रेजेंट में, बट बिकॉज ऑफ ए सडन चेंज इन द लॉ ऑफ द लैंड इट इज नो मोर going to be valid in the country or in the state and as a result those are called as void contract. एग्रीमेंट void कब होता है, एग्रीमेंट void तब होता है, ऊपर वाले इसमें अपन ने पढ़ा था, जब वो एनफोर्स नहीं हो सकता है. कोर्ट यदि उसको एनफोर्स करने के लिए मना कर दे तो वो एग्रीमेंट void हो जाता है. कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो आप कोर्ट के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो. क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो प्रोहिबिटेड एक्ट है. मैंने अविरल को बोला जाओ मार दो, मैं 2 लाख रुपए दूंगा, और अविरल मर्डर करके आ गई और मेरे को बोली 2 लाख रुपए दो, और मैंने अविरल को पूछा मैं आपको पैसा नहीं दूंगा. अविरल बोले ठीक है मैं कोर्ट में जाते हो. क्या अविरल कोर्ट जा सकते हो, तो अविरल ये पता ही नहीं कर सकते कि सर कोर्ट में मेरा एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं होगा, इसकी टेस्टिंग ही नहीं हो सकती. So therefore the act is absolutely wrong. So in that case we only say all the agreements which are not enforceable, we call it as void or void agreement. This is all that you need to understand from the interpretation clause so far that we have discussed. And let's move on to understand further the final touch of the definition that I think is more important. तो पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि आप ऊपर जाओ तो आप देखो कॉन्ट्रैक्ट एच में डिफाइंड किया है. यू कैन चेक दिस आउट. कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन दी क्लॉज नंबर एच. तो अब किताबों में पढ़ते वक्त आप ये लाइन पढ़ोगे दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. 2 मतलब इंटरप्रिटेशन क्लॉज, H मतलब उसका
टू मतलब सेक्शन 2 और H मतलब क्लॉज. It has defined in section 2H of Indian Contract Act, and it says that all the agreements which are enforced by law are called as contract. तो यहाँ पर डिफाइन हो जाता है. बट हमारे लिए सेक्शन याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना. और सेकंड है आपका एग्रीमेंट. तो एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस दैट फॉर्म्स द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट. डिफाइन कहाँ किया है सर? ये डिफाइन ई में है, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है. सर ये प्रॉमिस कहाँ पर डिफाइंड है? व्हेन ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड एज ए प्रॉमिस. इट इज डिफाइंड इन क्लॉज नंबर बी ऑफ सेक्शन 2. ये 3 बातें आपको याद रखना है. और यदि आपको याद है तो अब आप डेफिनेशन पीछे से आगे जा सकते हो. यू आर एबल टू टेल मी द डेफिनेशन इफ यू मूव बैकवर्ड. दैट मीन्स when I talk about a contract, what is a contract? A contract is an agreement. What is an agreement? An agreement is a promise. An agreement is a promise. And what is a promise? A promise is an accepted proposal. यदि मैं बैकवर्ड जाऊं तो मेरे लिए डेफिनेशन और ज्यादा आसान हो सकता है. Hence a contract is an agreement is a promise, and a promise is an accepted proposal. इसको और रिफाइंड करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो सर एक कॉन्ट्रैक्ट is an agreement which is enforced in the court of law, and an agreement is nothing but the promise which has a presence of consideration in it, and a promise is nothing but it is an accepted proposal. So basically if I give the definition from the back to front it becomes better. Okay, number 1. And number 2, the result of the proposal is the contract. So what is the contract? Contract is the outcome of the proposal. Proposal का लास्ट एंड पॉइंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट इज द आउटकम ऑफ द प्रपोजल इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड हैविंग ए कंसिडरेशन, ठीक है ना, एंड फॉर्म्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दैट्स हाउ इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. तो 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही बनेगा, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किसी और तरीके से बन नहीं सकता. प्रपोजल आगे जाएगा, एक्सेप्ट होगा, कंसिडरेशन का प्रेजेंस होगा, एग्रीमेंट बनेगा. एग्रीमेंट यदि कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. यदि वो एनफोर्स नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. ठीक है. तो आई होप दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज when it comes to contract, and it is clear to all of you. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये जो 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये हमारा सिविल लॉ का पार्ट है. बेसिकली आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा है, नो डाउट अबाउट इट. ये हमारा सिविल लॉ का पार्ट है. सिविल लॉ का पार्ट है मतलब ये सिविल का पार्ट है, ये क्रिमिनल में नहीं जाएगा. ठीक है. दैट मीन्स फॉर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल गो टू सिविल कोर्ट. द प्लेंटिफ इज गोइंग टू फाइल ए केस, और डिफेंडेंट यदि हार जाता है तो उसको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट. यदि कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर डैमेजेस जो भी कॉम्पेंसेशन है लिखा हुआ है तो आपको वही देना पड़ेगा. हाँ, यदि उसमें कोई स्पेसिफिक कॉम्पेंसेशन है विच द प्लेंटिफ इज एबल टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो उसको भी देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द रिजल्ट ऑफ द. ठीक है. याद रखो कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है. ऐसा हमारे दूसरे किसी भी एक्ट में नहीं होता, दूसरे किसी सिविल पार्ट में ऐसा नहीं होता है. इसमें हर चीज डिफाइंड है. दैट एट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी इज गोइंग टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. इट इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड. तो द कोर्ट ऑल्सो ब्रिंग आउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली. कोर्ट अपने मन से कुछ जोड़ती नहीं है. जैसे कि आपने देखा ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. द कॉम्पेंसेशन इज एब्सोल्युटली लिक्विडेटेड इन नेचर, अनलिक्विडेटेड इन नेचर. कितना देना है वो कोर्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस. डैमेजेस आपको एग्जेम्पलरी देना है, डैमेजेस आपको नॉमिनल देना है, कैसे देना है. ठीक है ना. और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जो भी डैमेजेस देना है इट इज अकॉर्डिंग टू वट एवर क्लॉज दैट यू हैव. आपने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो डीड में जो लिखा हुआ है इट इज अकॉर्डिंग टू दैट. लेकिन प्लेंटिफ को यदि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना है, एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन डिमांड करना है तो प्लेंटिफ कैन डू सो. अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द प्लेंटिफ हैज टू गिव लॉट मेनी रीजनेबल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अवेल दैट. ठीक है. अब देखो, हालांकि हमने सेक्शन 2 के बाद अभी सेक्शन 3 में नहीं पढ़ा, बट हम सेक्शन 10 को पहले एक्सप्रेस करना चाहते हैं. रीजन भी जब हम किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में टर्न करना चाहते हैं, ठीक है ना,
तो हमें पता है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी बन सकता है व्हेन देयर इज द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द अग्रीमेंट। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले बताया है दैट देयर आर सर्टेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, ऐसे कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होती हैं और उन इंग्रेडिएंट्स के बगैर वो कभी एनफोर्स नहीं हो। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि ट्रूथफुलनेस ऑफ द अग्रीमेंट इज गोइंग टू बी टेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। ओनली व्हेन जब वो ट्रूथ टेस्ट पास करेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता। तो क्या है सर इसमें? इसमें ये कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट एवरी एग्रीमेंट इज, सॉरी, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल हमारे सिलोजिज्म जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो क्या ऑल बी आर ए होता है? नहीं होता है, सम बी आर ए होता है। ऑल ए आर बी, रिजल्ट क्या होगा? सम बी आर ए। कुछ भी ए हो सकता है। अभी वो क्या पता, यहां पर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यदि कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले उसको एग्रीमेंट बनना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब यदि आप यंग हो तो जरूरी नहीं कि आप बूढ़े हो जाओगे, हो सकता है उससे पहले आपकी मृत्यु हो जाए। लेकिन यदि आप बूढ़े हो चुके हो तो आप कभी तो जवान रहे होगे। तो उसी प्रकार ये भी ऐसे ही कहता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है तो उसको इन 4 चीजों को एक्सप्रेस करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट में ये 4 चीजें होनी चाहिए, उसके अंदर इन 4 चीजों को लेकर ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। These are the 4 important, or you can say the most essential elements which constitute an agreement into a contract। और यदि ये essential elements नहीं है तो वो कभी भी agreement contract में तब्दील नहीं हो सकता। What are those essential elements? Number 1, there must be some consideration। मतलब consideration तो चाहिए, बिना consideration के वो तो बन ही नहीं सकता। अब agreement है, कंसिडरेशन कुछ तो होना चाहिए। यदि कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सर कंसिडरेशन इतना क्या जरूरी है? वाई कंसिडरेशन इज जरूरी? वाई कंसिडरेशन इज नेसेसरी? इतना क्यों जरूरी है? भाई कंसिडरेशन ही तो है, मतलब ऐसा ही तो है, फेवर ही तो है, बेनिफिट तो है। किसी को नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, फिर वो किसी और लॉ में चला जाएगा, गिफ्ट में जा सकता है ना। A transfer of property, a transfer of immovable property without consideration is called as what? Gift. A transfer of property or transfer of immovable property, transfer of movable property where there is no consideration, we call it as what? Gift. तो डेफिनेशन ही बदल जाएगी, कानून उसको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर लेगी ही नहीं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लेने के लिए मेरे को कंसिडरेशन तो चाहिए, बिना कंसिडरेशन के वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, भूलना नहीं। दूसरा, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। यहां पर हम हर चीज एग्रीमेंट से जोड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें ये 4 चीजें चाहिए। पहला क्या? देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन इन द एग्रीमेंट। इफ इट डज नॉट present in the agreement, it cannot be converted into a contract. Okay. Second, the parties in the agreement must be competent। जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है वो पहले तो एग्रीमेंट बनाएगा। यदि एग्रीमेंट बन रहा है तो उस एग्रीमेंट में जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब ये कॉम्पिटेंसी कहाँ मिलेगी हम आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। यहां पर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है यू शुड बी ए पर्सन ऑफ ए मेजर एज, मतलब 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। ओके, यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब ल्यूनाटिक नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड के आप नहीं होना चाहिए। पता चला आप अनसाउंड माइंड के हो, क्या होगा? आप यहां पर फेल हो सकते हो। तो यहां पर आपकी कॉम्पिटेंसी पूरी होनी चाहिए। तीसरा, द कॉन्सेंट, देयर कॉन्सेंट मतलब पार्टी का कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए। पार्टी का कॉन्सेंट फ्री होने का मतलब है आपके ऊपर कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वी विल डेफिनेटली गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर टर्म एज ए होल चैप्टर आगे, और यहां पर सेक्शन नंबर 10 की अहमियत बन जाती है, इसीलिए मैंने इसको यहां डाला, नहीं तो अन्यथा मैं इसको आगे डालने वाला था जब चैप्टर पढ़ने वाला था। बट चूंकि यहां पर एनफोर्सेबिलिटी पहले आ जाता है तो मुझे ये बताना जरूरी है।
दैट्स द रीजन व्हाई योर कंसेंट हैज टू बी फ्री, मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई कोर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पापा बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, तो वो इतने पावरफुल है कि तुम पहले से ही डर गए और तुमको लगाया रख मेरे को तो करना ही पड़ेगा ये कॉन्ट्रैक्टर, मैं क्या करूं, मेरे लिए कानूनी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। फ्री विल से आप उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हो, फ्री विल से आप अपने एग्रीमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो। सो देयर हैज टू बी ए फ्री विल ऑफ द पार्टीज व्हेन दे एंटर इनटू दैट अग्रीमेंट, ठीक है ना। और लास्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट हैज टू बी लॉफुल। आप अनलॉफुल के लिए कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अब समझ में आ रहा है, मैंने वहां पर सिर्फ वॉइड बोला था, जब हम एग्रीमेंट में बात कर रहे थे तब मैंने एक वर्ड यूज किया था वॉइड एग्रीमेंट, और एक जगह मैंने बोला था वॉइड एग्रीमेंट, वर्ड मैंने यूज नहीं किया। क्यों? देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। अब यदि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, और एग्रीमेंट यदि बना रहे हो तो बेटा वो अनलॉफुल एक्ट है, वो एक क्राइम है, वो एक ऑफेंस, उसके लिए सजा मिलेगी। मतलब वो एग्रीमेंट ही अपने आप में सजा का पात्र है, ठीक है। पर यदि एग्रीमेंट बन सकता है लेकिन कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, देन दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट बन गया लेकिन कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर, ठीक है ना। और यदि एग्रीमेंट में नहीं बन रहा तो हम सीधे बोलेंगे इट इज वॉइड, आगे बोलने की जरूरत नहीं एग्रीमेंट। तो यहां पर देयर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, मतलब जब भी आप एग्रीमेंट तैयार करने जाएंगे, योर ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट हैज टू बी एब्सोल्युटली लॉफुल। मतलब मैं आपको बोलूं चलो हम अफीम का बिजनेस शुरू करेंगे, किसी को भी बताएंगे नहीं, और चुपके रात को 12 बजे करेंगे, तो ये नहीं हो सकता, इसमें हम एग्री नहीं कर सकते। यदि हम एग्री कर रहे तो वी आर कमिटिंग द इलीगल एक्ट्स, फॉर दैट वी आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। हमको इसके अगेंस्ट में सजा मिलेगी, वी आर डूइंग एन ऑफेंस, ये क्राइम है और इसके बदले में हमें पनिशमेंट, ठीक है। याद रखें, यदि ये चारों चीजें हैं प्रेजेंट है तो ही वो एग्रीमेंट एनफोर्स होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट बोलेगा हाँ भाई ये सही है, ये आदमी सही है, इसने सही काम किया है, इसके काम में कोई त्रुटि नहीं है, हम इसको इसका हक दिलवाएंगे। तो जब कोर्ट के मदद से कोई प्लेंटिफ अपने हक को एक्सप्रेस करता है, अपने हक को लेता है, कोर्ट उसके हक को उसको दिलवाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबिलिटी। तो कोर्ट आपके हक को दिलवाने के लिए चेक करेगा कि आपका जो एग्रीमेंट है उसमें ये चार चीजें है कि नहीं। यदि उसमें ये चार चीजें नहीं तो कोर्ट बोलेगा भाड़ में जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा, वो तुम्हारा पैसा खाता है तो खाता है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो देयरफॉर विद द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और विद द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स वी कंसीडर द अग्रीमेंट टू बी वैलिड एंड इट विल टर्न कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो ऐसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, और हम इस पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ यही होगी, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, ठीक है ना। दिस वाज ऑल दैट इज सेक्शन नंबर 10 दैट वी हैव। अब आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 3, दैट इज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। थोड़ा लंबा चलेगा बट इसके अंदर हमें बहुत सारी बातें करनी। पहले तो आप समझ लो कि जब आप कोई प्रपोजल तैयार करते हो या जब भी आपने प्रपोजल बनाया तो आपने ये बात कही, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू एन एक्ट और हिज विलिंगनेस फॉर नॉट डूइंग एन एक्ट, ये बात आपने कही है। इस बात में जो वर्ड आता है ना सिग्निफाइज, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस फॉर डूइंग एन एक्ट, ठीक है ना, प्रपोजल में ये बात आती है। तो यहां पर सिग्निफाइज का मतलब होता है, सिग्निफाइज का मतलब कम्युनिकेशन। लीगल सेंस में हम ये वर्ड यूज करते हैं सिग्निफाइज, बट यदि आप रोजमर्रा की लाइफ में जाओगे, यदि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस बात को एक्सप्रेस करोगे तो इट इज नथिंग बट इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। तो जब कोई व्यक्ति प्रपोजल को दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करता है, प्रपोजल को कम्युनिकेट करता है, तभी ना वो आगे बढ़ेगा, तभी ना वो एक्सेप्ट होगा बाद में। यदि एक्सेप्ट होता है तो डेफिनेटली वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंसिडरेशन होगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट यदि एनफोर्स हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहां पर हम ये बात करते हैं प्रपोजल में कि भाई जो भी आप प्रपोजल बनाते हो वो प्रपोजल अगले पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए। दिस मीन्स दैट द प्रपोजल हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी बिफोर इट गेट्स एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होने से पहले वो कम्युनिकेट होना चाहिए, और यहां पर कम्युनिकेशन को ही एक्सप्रेस करता है सिग्निफाइज।
and one person signifies to another person his willingness for doing an act, ठीक है ना, thereby he is trying to get the assent of the other person whether he is ready for that. Is he giving you the assent? If it is giving you the assent, then that means he is accepting your proposal, and when the proposal is accepted, it is going to become a promise. तो सर जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? हाउ इज योर प्रपोजल गोइंग टू गेट कम्युनिकेटेड? आपका प्रपोजल कैसे कम्युनिकेशन होगा? किस प्रकार से आप कम्युनिकेट करेंगे? लिख के करेंगे क्या? आर यू गोइंग टू राइट इट डाउन? क्या आप उसको फोन करेंगे? क्या फोन करके बोलेंगे? क्या आप उसको बोल के करेंगे? आर यू गोइंग टू गिव दी वर्ड्स ऑफ माउथ? आप अपने मुंह से बोल करके उसको कम्युनिकेट करेंगे? कैसे कम्युनिकेट करता है? कम्युनिकेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है एक्सप्रेस कम्युनिकेशन और एक होता है इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। एक्सप्रेस कम्युनिकेशन में या तो मैं बोलूंगा, मुंह से बोल दूंगा उसको, मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में होगा तो मुंह से बोल दूंगा, फोन होगा तो मैं फोन करके टेलीफोनिक बोलूंगा, सेलफोन से बोलूंगा, या तो मैं इसको लिख के लेटर लिख के कम्युनिकेट करूंगा कि भाई मैं आपको प्रपोजल भेज रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं लेटर से, व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर सकता हूं, ईमेल से कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो जब मैं कोई डायरेक्ट एक्ट करके कम्युनिकेट करता हूं तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कम्युनिकेशन। ओके, जब मैं कोई एक इनडायरेक्ट एक्ट के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करता हूं, वी कॉल इट एज एन इम्प्लाइड कम्युनिकेशन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अविरल के घर के बाहर, ठीक है ना, जहां उसका घर है उसके ठीक बाउंड्री के बाहर एक व्यक्ति आता है, एक स्वीपर आता है और वो कहता है कि मैडम मैं आपके घर के बाहर ये झाड़ू वाड़ू लगा दूं, अच्छे से साफ कर दूं, ये देखो कितने छोटे 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 बुशेस वगैरह हो गए हैं, मैं इनको काट करके अच्छे से सफाई कर दूं। अविरल कोई जवाब नहीं देती है। अविरल ऐसे करके देखती है और चुप हो जाती है। ना उसने हाँ बोला ना उसने ना बोला। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अविरल ने उस व्यक्ति को देखा, फिर भी कुछ नहीं किया। ओके, फिर उस व्यक्ति ने छोटे छोटे बुशेस को काटना शुरू कर दिया, एकदम चकाचक साफ कर दिया। अविरल ने फिर भी कुछ नहीं। अब वो व्यक्ति आपसे पैसे मांगता, मतलब अविरल से पैसे मांगता कि मैडम इसके 100 रुपए हो गए। अब इसके 100 रुपए हो गए। अब अविरल मना नहीं कर सकता। अब बोलोगे सर अविरल ने कुछ भी आंसर नहीं किया। जब अविरल ने आंसर ही नहीं किया तो पैसे किस बात के बनते हैं? पैसे इस बात के बनते हैं कि जब उस व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया था, सफाई करना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया था, उसने अपना इम्प्लाइड प्रपोजल, अपना प्रपोजल इम्प्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। द प्रपोजल हैज बीन एक्सप्रेस्ड और कम्युनिकेटेड टू अविरल इन एन इम्प्लाइड मैनर। जब हम अपने कॉन्डक्ट से, अपने काम से, अपने क्रीड़ा से, अपने कार्य से अपने प्रपोजल को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड प्रपोजल। तो जब उस व्यक्ति ने इम्प्लाइड प्रपोजल एक्सप्रेस किया था, कम्युनिकेट किया था, वो अविरल तक पहुंचा था। याद रखो, हमेशा प्रपोजल पूरी तरह से कम्युनिकेट होना चाहिए, मतलब अगले व्यक्ति तक वो प्रपोजल जाना चाहिए। यदि अगले व्यक्ति तक प्रपोजल जाएगा ही नहीं तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी अगले व्यक्ति की। तो जब तक वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तब तक वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे होगा? अब बोलोगे सर यदि अविरल ने एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों नहीं किया तो? नहीं, दोनों तो नहीं होगा। या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी, कुछ तो होगा वहां पर। तो यदि आप बिना बोले कुछ कर रहे हो तो वहां पर कुछ तो इम्प्लाइड सेंस होगा। तो इस व्यक्ति को जब काम करते हुए अविरल ने देखा तो शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड एनीथिंग। She was absolutely silent. Thereby she gave her implied consent to the person that you please carry on. I am accepting your proposal. So thereby Aviral has accepted the proposal silently, impliedly, and as a result there is a liability on Aviral to give the consideration of the other party. Aviral ने silently, impliedly, with the help of her conduct accept किया है। अब अविरल को उस व्यक्ति का कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस दैट अविरल एक्सेप्टेड थ्रू हर इम्प्लाइड conduct, she has to perform her part of price while giving the consideration to the ओके। तो याद रखो कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप एक्सप्रेस वर्ड करके फॉर्मल तरीके से लिख करके आप कम्युनिकेट करो, ठीक है ना, या आप किसी कॉन्डक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए ये जरूरी बिल्कुल ही नहीं है कि सर यू नीड टू गो फॉर ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, और जब तक फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा सर कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। इट इज नॉट लाइक दैट। यू कैन ऑलवेज हैव ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, नो प्रॉब्लम विद दैट। यू कैन ऑलवेज हैव एन इम्प्लाइड कम्युनिकेशन थ्रू योर कॉन्डक्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्डक्ट यू कैन कम्युनिकेट योर प्रपोजल। तो जैसे ही प्रपोजल कम्युनिकेट हो जाएगा, अगले व्यक्ति को पता चल जाएगा, ठीक है ना, only then the proposal is going to bring some result. That means either it is going to be accepted or it is going to be rejected. If it is going to get accepted, the other party is going to give the assent. ठीक है, इसीलिए लास्ट लाइन आप देख लो, the proposal must be communicated either by words of mouth or by writing or even by conduct. तो यही तीन बातें आप याद रखो कम्युनिकेशन में। तो फिर से बता देता हूं, कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट हो सकता है, या कम्युनिकेशन इंप्लाइड प्रपोजल के थ्रू भी कम्युनिकेट, ठीक है। अच्छा, अभी अब देखो इंप्लाइड एंड एक्सप्रेस प्रपोजल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसमें मैंने एक दो एग्जांपल्स भी आपके सामने रखे हैं, जैसे कि कहीं पर ऑक्शन होता है और कोई व्यक्ति बिडिंग करता है उसमें। तो जब आप बिड करते हो, ठीक है ना, तो ऑक्शन में बिडिंग शुरू हुई, ऑक्शन बिडर जिसने ऑक्शन में बिड किया है, तो उसने यही प्रपोज किया है ना, यही प्रपोजल था उसका कि मैं यहां पर जो मेरा बिड है, मैं उस बिड में मैं इंटरेस्टेड हूं। जैसे मैंने बोला कि भाई टीवी का ऑक्शन हो रहा, तो मैंने बोला 10,000 रुपए। तो ये जो मैंने 10,000 रुपए बोला, दैट इज द कंसिडरेशन फॉर द अदर पार्टी गोइंग टू द अदर पार्टी इन द फॉर्म ऑफ ए प्रपोजल। तो मैंने इसको कम्युनिकेट कर दिया ना, मैंने इसको एक्सप्रेसली कम्युनिकेट कर दिया मुंह से बोल करके, ओके। तो जब आप किसी ऑक्शन में आप बिड करते हो, तो अगला व्यक्ति आपके बोलने से समझ जाएगा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी। उसने पूरी बातें ऐसे नहीं की कि मैं ये टेलीविजन 10,000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। ही डिड नॉट से लाइक दैट। ऑक्शन जैसे शुरू हुआ, जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने लोग आए हैं वो अपने अपने बिड्स लगा रहे। तो दैट इज हाउ दे आर पुटिंग देयर प्रपोजल्स दैट दे वांट टू परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एट ए पर्टिकुलर प्राइस, ओके। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप प्रपोजल को एग्जिबिट कर रहे हो, आप ऑफर को एग्जिबिट कर रहे हो। अब उस व्यक्ति के ऊपर है कि उसको किसको देना है, उसके ऊपर है। कंज्यूमिंग ईटेबल्स एट ए रेस्टोरेंट, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप खाने का ऑर्डर देते हो कि मेरे को भैया छोला भटूरा का ऑर्डर देना है। तो यदि आपने एक छोला भटूरा का ऑर्डर दे दिया फॉर एग्जाम्पल, दैट सिंपली मीन्स यू वांट टू एंजॉय दैट ईटेबल्स, यू वांट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दैट ईटेबल्स, एंड वंस इट इज डन यू आर गोइंग टू पे द प्राइस ऑफ इट। क्या आप छोला भटूरा खाकर छोड़कर आ जाओगे कि भाई मैं तो पैसा नहीं देने वाला? अगले वाले व्यक्ति तक ये तो कम्युनिकेट हो गया ना कि भाई आप उसके रेस्टोरेंट में छोला भटूरा खाने के लिए आए हो, और उसका छोला भटूरा देना मतलब आपका कंसिडरेशन आपको मिल जाना के बराबर है। लेकिन अभी तक उसका कंसिडरेशन नहीं मिला, तो अब आप यहां पर आप डिनाई नहीं कर सकते हो। यहां पर आपको उसका कंसिडरेशन, यदि 70 रुपए का छोला भटूरा है तो आपको 70 रुपीज उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार सिर्फ मैंने ऑर्डर कर दिया है, उससे ही मेरा इंप्लाइड प्रपोजल एग्जिबिट हो जाता है, एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट जस्ट बाय परफॉर्मिंग द एक्ट। तो उसने आपको पहले पैसे नहीं मांगे कि आप छोला भटूरा खाने आए हो मेरे रेस्टोरेंट में, चलो 70 रुपए निकालो फिर मैं छोला भटूरा ला कर दूंगा। उसने ऐसा नहीं किया। उसने छोला भटूरा देकर अपने कॉन्डक्ट से ये एक्सप्रेस किया दैट ही हैज एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, नाउ यू हैव टू परफॉर्म योर पार्ट ऑफ प्रॉमिस, दैट इज छोला भटूरा खाया और पैसा दिया और बाहर। ठीक उसी प्रकार जैसे आप रोज कोचिंग सेंटर आने के लिए किसी बस में एंटर करते हो, जब आप सिटी बस में एंटर करते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपकी मंशा क्या रहती है कि सिटी बस से आप सेंटर तक आओगे और पैसा नहीं दोगे? डेफिनेटली आप सिटी बस में जब चढ़ते हो, अगला वाला व्यक्ति आपके एंट्री से, आपके कॉन्डक्ट से ये समझ लेता है कि अब आप उसको पैसे दोगे, उसके गाड़ी के बेनिफिट्स को एंजॉय करने का जो भी पैसा है, उसके ट्रैवल को एंजॉय करने का या उसका जो भी टैरिफ है वो आप उसको दोगे। तो समटाइम्स यू डू नॉट बार्गेन जस्ट एट एवरी मोमेंट, समटाइम्स you do an act, sometimes you do a conduct
and through the help of those contacts you express the proposal and the other party accepts it, and that's how there is a mutual consideration present between the parties, and that forms the basis of the agreement, and only when that agreement is going to be enforced, it is going to become a contract. Every time and every particular line I'll be expressing this particular statement. Okay. कुछ implied यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं. इम्प्लाइड प्रपोजल में कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सो दैट आप पेपर में सवाल करते समय यू विल बी वेरी फ्री टू हैंडल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्या होता है ना कि एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कौन सा थीम लेकर के कोई स्टोरी तैयार करेगा, और उस थीम पर आपको वेरियस एस्पेक्ट्स पता है कि नहीं, और यदि आपको पता है इट वुड बी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जैसे मैंने मान लो कि इम्प्लाइड प्रपोजल को लेकर एक छोटी सी थ्योरी लिखी और उसके अंदर बड़ी आशा सजा करके एक स्टोरी लिख दिया, तो उसके अंदर 4-5 सवाल मैं डाल सकता हूं, बड़ी आराम से 4-5 क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और एबल टू सॉल्व. ये हो सकता है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि एक इंडियन पार्टी और एक ऑस्ट्रेलियन पार्टी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ओके, मतलब ऑस्ट्रेलियन कंपनी वाला जो है वो कमोडिटीज को इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया वाला उसको यहां पर बेचेगा, अगेंस्ट विच द इंडियन कंपनी सपोज टू गिव सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट. ऑलराइट, नाउ दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट बना, देयर वाज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सेज दैट इफ एनी डिस्प्यूट अराइज, यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, देन इन दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट द मैटर इज गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड वाया एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फोरम. ओके, लेकिन जो इंडियन कंपनी थी या इंडियन जो पार्टी था, उसको ये क्लॉज समझ में नहीं आया और उसने कहा कि नहीं यार, ये क्लॉज तो मैं नहीं मानूंगा. तो इंडियन पार्टी रोट ए लेटर टू दैट पर्टिकुलर पार्टी दैट आई एम रेडी विथ एवरी क्लॉज प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ. उन्होंने लेटर लिखा, जस्ट लेटर लिखा, मतलब एग्रीमेंट बना लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्न नहीं हुआ. तो उन्होंने ये एग्रीमेंट लिख करके इंडियन पार्टी पे भेजा, तो इंडियन पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया दैट वी आर एब्सोल्युटली रेडी विथ ऑल द क्लॉजेस एक्सेप्ट वन क्लॉज दैट ऑल द डिस्प्यूट्स आर नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड इन एनी ऑफ द आर्बिट्रेशंस. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस तो बिल्कुल नहीं, और जो भी होगा उसमें हम आपस में डिस्कस करके सॉल्व करेंगे. विल हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट, बट हम इंटरनेशनल रेजोल्यूशन एजेंसी को हायर नहीं करेंगे. दैट्स इट. वो लेटर उनके पास पहुंचा. जब लेटर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. दे वर एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन दैट, और माल कंटिन्यूअसली भेजते रहे, बराबर माल भेजते रहे, और ये माल बेचते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सब्सिक्वेंटली जब कोई एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और वो मैटर कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने कहा यार इसमें एक क्लॉज ऐसा लिखा हुआ है, तो इस क्लॉज का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ, और क्या कोर्ट उसको एनफोर्स करेगी, कानून उसको एनफोर्स करेगा? तो इस व्यक्ति ने कहा कि सर हमने इनको एक लेटर ऐसा ऐसा लिखा था, वो उसकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, यू कैन चेक दिस आउट दैट वी वर रेडी विथ एवरी क्लॉज बट वी वर नॉट रेडी विथ दिस आर्बिट्रेशन क्लॉज. कोर्ट ने उसको देखा और तुरंत बोला कि यस, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में जो भी क्लॉज लिखा हुआ है, मान के चलो कि वो क्लॉज लिखा ही नहीं है, बिकॉज दिस पार्टी हैज ऑब्जेक्टेड. This party has objected in that particular clause. Reason being, जब ये एग्रीमेंट बना था, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने, ऑस्ट्रेलियन पार्टी ने जब इनको वो एग्रीमेंट भेजा था, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, और इन्होंने जब ऑब्जेक्ट किया, अगले पार्टी ने उसमें कोई रिएक्ट नहीं किया. दैट मीन्स द अदर पार्टी हैज एक्चुअली एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्शंस एंड दे आर रेडी टू गो विद दैट. तभी तो उन्होंने माल को कंटिन्यूअसली भेजा. देयरफॉर द इम्प्लाइड प्रपोजल or the implied acceptance of the proposal is already been present. जैसे implied proposal होता है ना, वैसे implied acceptance भी होता है. तो अगले व्यक्ति ने उसको implied acceptance को express किया via the conduct, अपने conduct से implied acceptance को accept किया, and that's how this particular act is absolutely giving the resolution कि हाँ भाई इंडियन पार्टी वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल करेक्ट है, और इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ये केस नहीं.
ओके, तो जिस प्रकार आपके पास इम्प्लाइड प्रपोजल होता है उसी प्रकार इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी होता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये हायर परचेस ऑफ द कमोडिटी से रिलेटेड है। एक हायरर इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदता है, ठीक है, बैंक उसको फाइनेंस करती है, ये बढ़िया सा गाड़ी लेता है और ये तैयार हो जाता है टू पे द इंस्टॉलमेंट्स ऑन ए मंथली बेसिस। कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद सब्सिक्वेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका इंस्टॉलमेंट बंद हो जाता है। जब इस व्यक्ति का इंस्टॉलमेंट बंद हो जाता है तो फाइनेंस वाली कंपनी आती है और इसकी गाड़ी को लेकर चली जाती है, जब्त करती, सीज करती और लेकर चली जाती है। मैटर गोज टू द कोर्ट, मैटर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके व्यक्ति बोलता है कि सर मेरा इनके साथ में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि यदि मेरा इंस्टॉलमेंट बंद होगा तो ये मेरी गाड़ी को सीज करके ले जाए। जब कोर्ट देखती है तो कोर्ट कम टू ए पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट सीजर इज अल्टीमेटली द इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ, कि भाई इनका पैसा यदि आप नहीं दोगे फॉर एन एग्जाम्पल तो ये अपने पैसे को कैसे रिकवर करेगी। हायर परचेस में इवन इफ it is not absolutely clearly explicitly written in the agreement, still they have the right to seize the property, reason being they are going to get lost. तो उनका ये जो एक्शन है आना और गाड़ी को सीज करके ले जाना is how they are expressing that we have a right, right? और आपने यदि वो नहीं आती, मान लो वो पैसे लेने के लिए नहीं आती या वो गाड़ी जब्त करने के लिए नहीं आती, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है कि सर मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, they are still be okay with that. That means they have accepted my implied proposal that मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो आप मेरा गाड़ी सीज नहीं करोगे, ये प्रूव हो जाता है। दैट केस दिस पर्सन वुड हैव वॉन। लेकिन जैसे इसने इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दिया, अगला पार्टी आता है और गाड़ी को सीज करके ले जाता है, ठीक है। तो यहां पर बंद करना और अगले पार्टी का आना और सीज करके ले जाना, ये जो उठा करके ले गई ये कॉन्डक्ट है। इस कॉन्डक्ट में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है कि भैया मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है कि आप जो इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तो मैं गाड़ी को तब भी आपके पास छोड़ूंगा एंड यू विल बी एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ द व्हीकल, मैं उठा करके ले जाऊँ, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। वी हैव 9 मिनट्स 10 मिनट्स विद अस। वो क्या, एक बंदे के घर में आग लग गया। जब आग लगी तो उसने फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया। फायर ब्रिगेड टीम आई, आग को बुझाती है और आग को बुझाने के बाद उसको एक बिल देती है कि दैट यू हैव टू पे द बिल। नाउ द डिफेंडेंट सेज दैट आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू पे दिस बिल बिकॉज माय हाउस कम्स इन द फ्री जोन एरिया। माय हाउस कम्स इन द फ्री जोन एरिया एंड यू हैव द लाइबिलिटी टू गिव मी दिस पर्टिकुलर सर्विस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ। कंपनी कहती है यस सर, वी आर रनिंग ए फ्री जोन कैंपेन, we are running a campaign wherein we are giving these services absolutely free to a particular area and your house is just outside that area, you can check it out, we have every data for that। व्यक्ति नहीं मानता है, मैटर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद मैटर सामने आता है तो कोर्ट कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो कंपनी है जिन्होंने आपको सर्विस दी है इनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा कि सर मैंने तो इनको ये सोच के बुलाया that they are डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सर्विसेज और मैं भी उस फ्री सर्विसेज में आता हूं, मेरा तो फ्री सर्विस लेने का ही इंटेंशन था, तभी मैंने इनको कॉल किया और आप मना कर रहे हो। तो कोर्ट यहां पर जवाब देती है कि भाई आपका घर जब जल रहा था तो यू वांटेड देयर सर्विसेज, आपको इनकी सर्विसेज की जरूरत थी। यदि वो फ्री सर्विसेज नहीं भी होती तो भी आप इनको बुलाते। तो देयर इज एन इम्प्लाइड proposal from your side that you want their service, as a result they want their consideration, as simple as that। उनको ये देना पड़ेगा। एक कोई केस और देता हूं, we have 7 minutes to deal now। एक व्यक्ति को अपने घर का इक्विटेबल मॉर्गेज कराना था, ठीक है। इक्विटेबल मॉर्गेज मतलब अपने घर की प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रखवा करके बैंक से कुछ लोन लेना चाहता था। नाउ द बैंक हैज कॉल्ड somebody, ठीक है ना, somebody to evaluate the value of the property, जो भी वो प्रॉपर्टी थी जिसका उसको मॉर्गेज कराना था। तो बैंक ने एक व्यक्ति जो उस पूरे घर का, पूरे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती है कि भाई इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम कितना लोन दे सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है ना। जब तक आपको मार्केट वैल्यू पता नहीं चलेगी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बैंक टू गिव द लोन टू द पर्सन ना। उसके लिए वो ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो मार्केट रेट पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के क्या है। व्हेन एवरीथिंग इज सेट एंड डन,
तो ये जो वैल्यूएशन करने वाला व्यक्ति था उसने बैंक से अपने चार्जेस डिमांड किए। तो बैंक ने कहा इट इज नॉट आवर लाइबिलिटी टू पे यू, इनफैक्ट इट इज द लाइबिलिटी विच समबडी हु इज गोइंग टू मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी हैज टू गिव। ये तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है ना, ये तो उस व्यक्ति की लाइबिलिटी है जो अपने घर के मॉर्गेज को करना चाहता है। तो जब मैंने आपको बुलाया तो मेरी इंटेंशन ये नहीं थी दैट द बैंक इज गोइंग टू गिव यू ऑल द चार्जेस, द बैंक इज गोइंग टू give the payment of your services. It is the person who wanted to get the payment from the bank as a loan, जो अपने घर का मॉर्गेज करा रही है, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये पैसा हमने वो देना। भाई मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने बोला यार ये जो मॉर्गेज कराने वाला पार्टी है ये तो इसकी नीड है कि ये अपने घर को मॉर्गेज कराएगा, तो वैल्यूएशन तो कोई तो करेगा। तो जब वैल्यूएशन इसकी प्रॉपर्टी का हो रहा है तो इट इज इम्प्लाइड कि इसको देना पड़ेगा। So even if the bank has called you for the valuation, the bank never had an implied conduct or implied proposal that the bank is going to give you the payment or the money for your services. It is that person जो अपने प्रॉपर्टी का मॉर्गेज कराने वाला है वो देने वाला है। तो यहाँ पर बैंक जीत जाता, वो व्यक्ति हार जाता, फिर बाद में वो व्यक्ति उस जो वैल्यूएशन करने आया था ना वो उस व्यक्ति पे केस करता है जो अपने घर को इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए बैंक से लोन लेना चाह रहा था, उसके ऊपर जाके बाद में नेक्स्ट केस करती है। तो ऐसे आप देखोगे कि जब तक आपका जब तक आपका प्रपोजल या तो एक्सप्रेस्ड हो नहीं है तो इम्प्लाइड हो, तो कोर्ट इस इम्प्लाइड प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करती है और इम्प्लाइड प्रपोजल के बेस्ड पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो प्रपोजल आगे प्रॉमिस में कन्वर्ट होने के लिए जा सकता है। तो यदि आपसे कोई पूछे फॉर एन एग्जाम्पल कि भैया कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस क्या हमेशा एक्सप्रेस होना चाहिए? नॉट नेसेसरी, इट कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो। दैट मीन्स थ्रू योर कॉन्डक्ट यू कैन एक्सप्रेस योर प्रपोजल, थ्रू योर कॉन्डक्ट यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस योर एक्सेप्टेंस। ठीक है, आज यहीं तक हमने पढ़ा है। इसके बाद मुझे यहां से आगे बढ़ना है कम्युनिकेशन, व्हेन द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू कंप्लीट। सो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ माइन।